अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, हमारा मोशन इन टू डायमेंशन। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोशन इन टू डायमेंशन में हम दो टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। उनमें हमारे पास एक तो सर्कुलर मोशन होगा और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इससे पहले हमने मोशन इन वन डायमेंशन या लीनियर मोशन को पढ़ा है, तो अभी हम मोशन इन टू डायमेंशन में जा रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन जो है ये मोशन इन टू डायमेंशन की बेस्ट एग्जांपल है, और इसके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन इन टू डायमेंशन की ही एप्लीकेशन है। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक तो सर्कुलर मोशन और उसके साथ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन का जहन में आते ही सबसे पहले हमारे जहन में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो पहले तो हम ये ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में और एंगुलर मोशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम इंटरमिक्स करते हैं। हम ये समझते हैं कि सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन जो है ये एक ही तरह के दो मोशन, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये दोनों मोशन जो हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये हमारे सर्कल का सेंटर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये आर जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फ़र्ज़ कर लें कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे वो यहाँ पर है, इसकी जो पोजीशन है इसको आप P1 कह लें, और आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद वो एक नई पोजीशन पे चला जाता है, और इसकी जो नई पोजीशन है वो क्या है? P2 है। अगर आपने ये बताना हो कि P1 से P2 तक जाते हुए इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बताएंगे कि ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस इस आर्क के बराबर है। ये डिस्टेंस जो है P1 से P2 तक, ये डिस्टेंस इस आर्क के बराबर है, और इस डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में है। ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर इसी मोशन को हम स्टडी करें या इसके डिस्टेंस को हम मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से आप इसके मोशन को स्टडी करेंगे, तो फिर इसके मोशन को स्टडी करने के लिए आपको सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये लाइन कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव लाइन, यानी कि इस पार्टिकल की नुमाइंदा लाइन, इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। अच्छा, जब ये पार्टिकल P1 से P2 तक पहुंचा, तो ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी। अच्छा, अब हमारे पार्टिकल ने तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है s, लेकिन इस लाइन ने, ये जो लाइन है, इस लाइन ने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए एंगल बनाया थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल थीटा है, जो इस लाइन का मोशन है, ये है एंगुलर मोशन। यानी कि अगर इसी पार्टिकल को आप सेंटर ऑफ सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इसी पार्टिकल को आप सेंटर ऑफ सर्कल से स्टडी करेंगे, तो फिर इसका जो मोशन है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो लाइन है, जब ये पार्टिकल P1 से P2 तक पहुंचा है, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है। इस लाइन ने यहाँ से यहाँ तक जाते हुए एंगल बनाया है थीटा। तो इस लाइन का जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर इस पार्टिकल को हम सेंटर ऑफ सर्कल से स्टडी नहीं करते, तो फिर इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर ये जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा एंगुलर डिस्टेंस, और इस पार्टिकल के मोशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन के साथ। बात समझ आ गई? ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, फ़र्ज़ करें, और ये रिजिड बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है यूँ करके, ठीक है जी। तो इस रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो एंगुलर मोशन है, और इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस पॉइंट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है।
अब क्लियर हुआ? जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करते हुए रिजिड बॉडी का अपना जो मोशन है वो एंगुलर मोशन है, लेकिन उस रिजिड बॉडी के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो किसी भी एक पॉइंट का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो ये फ़र्क है एंगुलर मोशन में और सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंगुलर मोशन नहीं है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन का जहन में आते ही सबसे पहले हमारे जहन में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, हमेशा ऑलवेज। ये फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स में और आर्म फोर्स में क्या फ़र्क होता है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, हम इस पर एक फ़ोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप इस पर एक फ़ोर्स लगाते हैं। अच्छा, अब हमारी फ़ोर्स की डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, तो ये फ़ोर्स क्या करेगी? ये फ़ोर्स इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तब्दील कर देगी, डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगी। तो वेलोसिटी दो तरह से तब्दील हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील कर दिया जाए या वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील कर दी जाए। तो अगर तो आप फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं कि फ़ोर्स की भी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस सूरत में ये फ़ोर्स इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तब्दील करेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगी। चूँकि मैग्नीट्यूड तब्दील हो गया इसलिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अगर आप फोर्स ऐसे लगाएं, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ये फोर्स क्या करेगी? ये फोर्स इस पार्टिकल की स्पीड को कम कर देगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर देगी। एक्सेलरेशन तो फिर भी पैदा हो गया। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन है, आप इस तरह से फोर्स लगाएं, हमारा पार्टिकल जो है ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आप इस तरह से फोर्स लगाएं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगा, बल्कि इसकी वेलोसिटी की ये जो डायरेक्शन है ये तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मुसलसल ये फोर्स लगाते रहें और हमेशा ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? हमारा पार्टिकल जो है उसका पाथ एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तब्दील नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई तब्दीली नहीं होती, स्पीड सेम रहती है। लेकिन चूंकि डायरेक्शन में तब्दीली हो जाती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली हो जाती है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, इसलिए एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन दो तरह से पैदा हो सकता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, या डायरेक्शन बदल जाए, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो वेलोसिटी का, या दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं। ठीक है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मुराद होता है स्पीड। बात समझ आ रही है? जब हम ये कहते हैं ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो उससे मुराद है स्पीड। तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को तब्दील नहीं करती, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील करती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखें जी, अ फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये m v स्क्वायर ओवर r के बराबर होती है। इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट डज़ नो वर्क। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, फ़र्ज़ करें कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है,
इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और सेंटीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। अब आप देखें सेंटीपिटल फोर्स में और वेलोसिटी में कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री। और आपको पता है कि वर्क जो है, वर्क के अंदर हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 90 पुट कर दूँ तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, इट इज़ अ फोर्स। ठीक है जी। इफ़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ फॉर स्मॉलर रेडियस लार्ज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड एंड फॉर लार्जर रेडियस स्मॉलर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ये वही हमारे रिलेशंस दोबारा से आ गए हैं। अब उन रिलेशंस को हमने किस तरह से चेंज करके तो उनके साथ काम करना है। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमारे पास आया है, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो मैंने आपको तरीका सिखाया था, यहाँ से आप स्पीड को अगर कांस्टेंट कर दें, ये देखें एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये देखें स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया, मैथ तो है ही कांस्टेंट, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट। तो फोर्स और रेडियस क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उसका मैथ भी कांस्टेंट है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसके सर्कल का रेडियस ज़्यादा हो, सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा, बड़ा सर्कल होगा, तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर छोटा सर्कल होगा, सर्कल का रेडियस कम होगा, तो फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये एक्सपीरियंस आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आप एक कोई भी छोटा सा पत्थर लें, उसको एक रस्सी के आगे बांधें और रस्सी को ऐसे घुमाएं। अगर आप रस्सी की लंबाई ज़्यादा कर देंगे तो वो बड़ा सर्कल बनेगा, आप देखेंगे कि आपको बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन उतनी ही स्पीड से अगर आपने छोटे सर्कल में घुमाना होगा, आप खुद करके देखें, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया जी। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस, 2 times चेंज इन अप्लाइड फोर्स विल अपीयर एज 4 टाइम चेंज इन इट्स फोर्स। यानी कि अगर आप रेडियस को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर हम रेडियस को कर दें कांस्टेंट, रेडियस को कांस्टेंट रख के अच्छा जी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ सम रेडियस 2 times चेंज इन इट्स स्पीड, यहाँ पर स्पीड आना था। तो अब देखें, आर को कांस्टेंट रखें और स्पीड को आप दुगना कर दें, वी को आप कर दें 2v। तो नई फोर्स जो है एफ सी प्राइम इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर प्राइम ओवर आर। तो यहाँ पर v प्राइम की जगह आप 2v पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा m, v की जगह पुट कर देंगे 2v स्क्वेयर ओवर आर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4mv स्क्वेयर ओवर आर इज़ इक्वल टू एफ सी प्राइम। और ये जो mv स्क्वेयर ओवर आर है, ये तो एफ सी के बराबर है। ये देखें जी, इसका मतलब है कि अगर आप रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए, अगर आप रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए स्पीड को दुगना करेंगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, और अगर आप स्पीड को आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो नई फोर्स जो है ये हो जाएगी FC/4। क्लियर हो गया जी। तो ये है हमारा टारगेट MCQs। आगे है जी, सेंटीपिटल फोर्स डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। जैसे पीछे हमने बात की कि सेंटीपिटल फोर्स जो है ये स्पीड को नहीं तब्दील करती, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को। वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मुराद होता है स्पीड। तो सेंटीपिटल फोर्स जो है स्पीड को चेंज नहीं करती। टू स्पीड अप अ बॉडी इन अ सर्कल पाथ वी मस्ट अप्लाई अ फोर्स विच। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर सेंटीपिटल फोर्स एक सर्कल में मूव करते हुए जिस्म की स्पीड को तब्दील नहीं करती, तो फिर स्पीड को तब्दील आप कैसे करेंगे। यानी कि हम ये चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाए, वो तेज़ हो जाए, या उसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो फिर हमें कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स तो स्पीड को नहीं छेड़ती, ना ये स्पीड को कम कर सकती है, ना ये स्पीड को ज़्यादा कर सकती है।
तो फिर स्पीड को कम ज़्यादा किससे करना है, तो देखते हैं वो कौन सी फोर्स है जो स्पीड को कम ज़्यादा करती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। अच्छा, यहाँ पर हम एक ऐसी फोर्स लगाएंगे, फ़र्ज़ करें ये हमारी कोई फोर्स है F। इस फोर्स के आप कंपोनेंट्स बना लें, एक हो गया इसका ये कंपोनेंट और एक हो गया ये कंपोनेंट जो है इसे हम कहेंगे Fr और इसे हम कहेंगे Ft। ये हमारी फोर्स है। इस फोर्स का जो रेडियल कंपोनेंट है ये सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा और ये इस फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सर्कल में मूव करते हुए जिस्म की स्पीड कम या ज़्यादा हो तो आपको ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो टेंजेंशियल हो, जो टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में हो, या आपको एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जिसके दो कंपोनेंट्स हों, रेडियल कंपोनेंट भी हो और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हो, ताकि रेडियल कंपोनेंट जो है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करे और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करे ऐसी फोर्स जो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सके। अच्छा, तो इसको देखते हुए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है फिर वो भी दो तरह के हो जाएंगे। एक एक्सेलरेशन है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी और उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इसको AC से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक एक्सेलरेशन होगा इस फोर्स की डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T से। ठीक है, इसका मतलब है कि सर्कल में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये बराबर होता है v²/r के। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमारा सिंपल जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ये हमारा वही एक्सेलरेशन होता है। तो सर्कल में मूव करते हुए बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, v²/r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपल ही होता है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा, वो होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है नेट एक्सेलरेशन सर्कल में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेलरेशन को ज़रा डिफ्रेंशिएट भी कर लें। जो ये एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से आ रहा है और जो ये एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से। ये किस वजह से आ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से। क्लियर हो गया जी। चलें जी, मूव करते हैं जी नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। याद रखें कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उस पर एक नेट फोर्स मौजूद है और वो नेट फोर्स क्या है, वो नेट फोर्स है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट अ यूनिक फोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे जहन में बात आ सकती है कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं, टेंशन एक यूनिक फोर्स है, इस तरह से जो एयर ड्रैग है वो एक यूनिक फोर्स है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जहन में आ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक यूनिक फोर्स है। नो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई यूनिक फोर्स नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद फोर्सेस हैं उनका एक नया रोल है। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट अ यूनिक फोर्स, इट इज़ रोल ऑफ द फोर्स विच इज़ प्लेड बाय अदर फोर्सेज लाइक टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह। तो जो पहले से फोर्सेस मौजूद हैं ये उनका ही एक रोल है, कोई नई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, यहीं पर ही। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके एक उलट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसे मुसलसल एक फ़ोर्स चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए,
इसका भी रिएक्शन होना चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए, जिसकी मैग्नीट्यूड सेंटीपिटल फोर्स के बराबर और डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि किसी भी पॉइंट पर, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप सेंटीपिटल फोर्स को हटा दें। अगर आप सेंटीपिटल फोर्स को हटा दें तो हमारे जहन में ये बात आती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसका इनर्शिया होता है। जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया की ये कोशिश होती है कि हर पॉइंट पर हमारे ऑब्जेक्ट को टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में मूव करवाए, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचती है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो फिर इसका क्या रोल है? जब सेंटीपिटल फोर्स हटाएं तो ऑब्जेक्ट को इसकी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जाता है इनर्शिया की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये फिक्टिशियस फोर्स है, ये फेक फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल नहीं है, ये फेक फोर्स है। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो गई पीछे, ठीक है जी, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात हो गई, ये टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में होता है, और नेट एक्सेलरेशन की बात भी हो गई। ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कल। इससे पहले हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, लेकिन वो अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये फिर क्या है? ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मसलन ये हमारा फ़र्ज़ कर लें हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्टिकल सर्कल है। ये हमारा वर्टिकल सर्कल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है जी। तो वर्टिकल सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हों तो उसका फार्मूला है हमारे पास v इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अच्छा, इसमें अब ज़हन में आपके सवाल आ सकता है कि इसको हमने प्रूव करना है। इसका प्रूव हमें नहीं चाहिए, ना ही हमने करना है। हमने सिर्फ इसके फार्मूले को याद करना है, और जहाँ हमें ज़रूरत पेश आएगी MCQ सॉल्व करते हुए वहाँ पर हमने इसको अप्लाई करना सीखना है। इसको ड्राइव करना हमने उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा जी, अब याद रखें, जब भी वर्टिकल सर्कल की बात होगी, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात होगी, अच्छा जी, हमारे पास एक स्टोन है फ़र्ज़ कर लें, और उस स्टोन को हमने एक रस्सी के आगे बांध के उसको हमने घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब चूंकि हम उसको घुमा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसके रिएक्शन में जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाएगी वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये टेंशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, जबकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? r है। ये सर्कल का बॉटम है, इसको हम पॉइंट B कह लेते हैं, और ये सर्कल का टॉप है, इसको पॉइंट A कह लेते हैं, और ये सर्कल का डायमीटर है। अच्छा, ये जो लोअर पॉइंट है, अगर हमने यहाँ पर टेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लोअर पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं इस पर लग रही हैं। तो एक फ़ोर्स जो है ये हमारी स्ट्रिंग है जी। स्ट्रिंग को मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी स्ट्रिंग है जी, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें कि स्ट्रिंग पर कितनी फोर्सेस हैं, या इस पार्टिकल पर कितनी फोर्सेस हैं जो स्ट्रिंग के आगे हमने बांधा हुआ है, तो एक तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, और टेंशन इन स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो नेट फोर्स जो है हमारे पास, नेट फोर्स हमारे पास आ गई वेट टेंशन माइनस वेट। टेंशन और वेट चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो जाएंगे, ठीक है। नेट फोर्स आपको पता है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट बी पर, इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए नेट फोर्स कितनी होगी? सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो नेट फोर्स जो है हमारी वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है mv²/r
इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, और अगर मैं यहाँ से टी निकालूँ तो ये माइनस डब्ल्यू इधर आके प्लस डब्ल्यू, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है कि टेंशन एट बॉटम इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस डब्ल्यू। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेंशन एट पॉइंट ए, यानी कि टेंशन एट टॉप। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्ट्रिंग को रेड पेन से बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें जी, अगर आप इस पॉइंट पे देखें पॉइंट ए पर, तो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, और वेट आपको पता है वेट तो होता ही डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर जब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँचेगा पॉइंट ए पर, तो हम देखेंगे कि उस पर नेट फोर्स कितनी है, वेट है और टेंशन है। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो गई, एफ नेट जो है ये हो गई टेंशन प्लस वेट, क्योंकि अब टेंशन और वेट एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है जी। लेकिन नेट फोर्स तो बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के इज़ इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ से अगर मैं टी निकालूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस डब्ल्यू। तो टेंशन एट टॉप, ठीक है, और टेंशन एट बॉटम, ये आप देख रहे हैं जी। तो इन दोनों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉप पर टेंशन क्या है, कम है, बॉटम पे ये दोनों फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो बॉटम पे टेंशन क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि टेंशन एट बॉटम इज़ ग्रेटर देन टेंशन एट टॉप। अभी हमने देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या बनता है, यानी कि जो बॉटम पे टेंशन है अगर वो ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, वो टॉप वाली टेंशन से कितनी ज़्यादा है। तो इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि टॉप के ऊपर यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो मिनिमम हो जाती है। ऐसे घुमाते हुए जब हमारा पार्टिकल सर्कल के टॉप पे पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। जब वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस पॉइंट पर हमारे पार्टिकल के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, लेकिन काइनेटिक कम होगी और पोटेंशियल ज़्यादा होगी। काइनेटिक कम क्यों होगी, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों टेंशन्स में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी एट टॉप इज़ इक्वल टू एनर्जी एट बॉटम। हमारा जो टॉप है यहाँ पर जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। तो ये टोटल हाइट कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक है आर और यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो हाइट बन गई 2r। तो यहाँ पर हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2r इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। बॉटम के ऊपर याद रखें, बॉटम के ऊपर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है और हाइट ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो बॉटम के ऊपर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा बॉटम और यहाँ पर आ जाएगा टॉप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को और m कॉमन निकाल लें। तो ये हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर प्लस 4gr इज़ इक्वल टू vb स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एट बॉटम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी एट टॉप प्लस 4gr। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि बॉटम पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है और टॉप वाली वेलोसिटी है जो है वो कम होती है। अब हम वापस आ जाते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, ठीक है, ये देखें टेंशन एट बॉटम इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस डब्ल्यू। इसमें ये जो वी बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, वी बी स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ गया एम वी बी स्क्वायर की जगह वी टी स्क्वायर
प्लस 4GR ओवर आर प्लस डब्ल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, mv² ओवर आर प्लस 4mgr ओवर आर और प्लस वेट को हम लिख सकते हैं mg। तो ये हमारे पास बन गया mv² ओवर आर प्लस ये r से r कैंसिल हो गया, ये बन गया 4mg प्लस mg। अब यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर प्लस 2mg और माइनस 2mg खुद से ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो ये हमारे पास बन गया mv² ओवर आर। ये देखें प्लस 2mg, ये माइनस 2mg ये वाला और प्लस mg, इन दोनों को माइनस कर लें। माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो बच गया माइनस mg। इसको और इसको ऐड कर लें, 4 + 2 6mg। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये देखें ये क्या बन गई है, mv² ओवर आर माइनस mg। ये देखें mv² ओवर आर माइनस mg। तो ये बन गई है टेंशन एट टॉप। इसका मतलब है ये फैक्टर जो है ये बराबर है टेंशन एट टॉप प्लस 6mg इज इक्वल टू टेंशन एट बॉटम। तो ये रिलेशन है टेंशन एट टॉप और टेंशन एट बॉटम में। तो यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि टेंशन एट बॉटम ज़्यादा होती है और टॉप पे टेंशन जो है वो कम होती है। तो टॉप पे टेंशन कम होती है और वेलोसिटी भी कम होती है, जबकि बॉटम पे टेंशन भी ज़्यादा होती है और वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि अगर स्ट्रिंग में टूटने का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉइंट पर स्ट्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है टूटने का, तो जहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगी तो टेंशन ज़्यादा कहाँ पर है, बॉटम पे। इसका मतलब है घुमाते हुए सबसे ज़्यादा खतरा होता है स्ट्रिंग के टूटने का जब वो अपने बॉटम पे पहुँचती है, क्योंकि बॉटम पे उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, उसमें जो टेंशन है वो मैक्सिमम होती है। इसलिए स्ट्रिंग के टूटने का ख़तरा भी सबसे ज़्यादा बॉटम पर ही होता है। तो ये तो हो गया जी हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास है जी कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में जो सेंटीपिटल फोर्स का काम है वो हम किससे ले रहे हैं, टी साइन थीटा से। यानी कि हमारा जो टेंशन है, ये देखें ये टेंशन है, ये टेंशन का y कंपोनेंट है, ये टेंशन का x कंपोनेंट है, और ये जो mv² ओवर r है ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है कि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। इस केस में कॉनिकल पेंडुलम में टेंशन जो है वो हमने कैलकुलेट कर सकते हैं mgl ओवर l² माइनस r² से। इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद कर लें। बस यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है, दो फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वेलोसिटी जो है वो gr tan थीटा के बराबर होती है। टेंशन में जो टेंशन का y कंपोनेंट है ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है, फॉर स्मॉलर एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होगा तो हमारा जो कॉनिकल पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा और इसका जो टाइम पीरियड है ये बन जाएगा t = 2πl/g। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर आप एंगल स्मॉल रखेंगे, कम रखेंगे, तो कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम बराबर हो जाएंगे। ये है हमारा टारगेट पॉइंट, यहाँ से इस तरह से MCQs बन सकता है। और दूसरी अहम चीज़ जो है इसके अंदर वो है कि कॉनिकल पेंडुलम में सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो टेंशन का y कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। ये भी हमारा टारगेट हो सकता है MCQs के लिए। तो मूव करते हैं जी हम। अच्छा ये देखें यहाँ पर सॉरी एक दफ़ा, ये वर्क डन ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम इज़ 0। एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में, ये पेपर में आया हुआ है, पास पेपर में क्वेश्चन, एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में जो उसका टोटल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो 2 डायमेंशनल मोशन है जी वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है और सर्कुलर मोशन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है जी, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्रोजेक्टेड और थ्रोन विच हैज़ नो कैपेसिटी फॉर सेल्फ प्रोपल्जन, यानी कि प्रोजेक्टाइल अपने आप को खुद मूव नहीं करवा सकता। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर एयर ना हो
और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के अंडर मूव करे तो इस सूरत में ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोजेक्टाइल बनाकर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। जब हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो इसकी दो डायरेक्शन में चूँकि ये मूव कर रहा है एक्स में और वाई में, तो दो इसके यहाँ पर मोशंस हैं। एक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक मोशन है इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस वाला मोशन है इसको कहते हैं इनर्शियल मोशन, क्योंकि अगर आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, अगर आप एयर फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं होती। अगर कोई फोर्स नहीं होती तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ऐसे मोशन को कहते हैं इनर्शियल मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसलिए एक्स एक्सिस वाला मोशन इनर्शियल मोशन है, और वाई एक्सिस वाला जो मोशन होता है ये फ्री फॉल होता है, ठीक है, क्योंकि ये अंडर द एक्सेल, कोई भी ऐसा मोशन जो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो इन दोनों मोशन को जब आप कंबाइन करते हैं तो बनता है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मज़े की बात यह है कि ये दोनों मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये दोनों मोशन जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, इसलिए दोनों को अलग अलग स्टडी किया जा सकता है और ऐसा ही हम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमेंबर। तो रिमेंबर में कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होंगी ताकि हमें MCQs का टारगेट मिल सके। फॉर एन आइडियल प्रोजेक्टाइल पाथ इज़ पैराबोला। अगर आप आइडियल प्रोजेक्टाइल कब होता है? जब आप एयर फ्रिक्शन को, एयर ड्रैग वगैरह को आप निगलेक्ट कर देते हो, तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का पाथ बनता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है, इसे कहते हैं पैराबोला। ये आइडियल पाथ है, रियल नहीं होता। ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल द मोशन इज इनर्शियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्चुअल फोर्सेज ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पर जो असल में फोर्सेज लग रही होती है जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उनमें एयर ड्रैग है, लिफ्ट ड्यू टू स्पिन, हो सकता है प्रोजेक्टाइल स्पिन भी करता जा रहा हो, लिफ्ट ड्यू टू स्पिन, वेट और विंड। हम सिर्फ आइडियल प्रोजेक्टाइल में सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, बाकी सबको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये सारी फोर्सेज मौजूद होती हैं। फॉर लो स्पीड्स ऑब्जेक्ट्स विद रीजनेबल मास, फॉर एग्जांपल शॉर्ट पुट हो या बेस बॉल हो या टेनिस बॉल हो या गोल्फ बॉल हो, जब आप इनको सॉफ्टली फेंकेंगे द आइडियल प्रोजेक्टाइल मॉडल फिट्स रिलेटिवली वेल। यानी कि मसलन ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं ऐसे पेन फेंकता हूँ तो ये बिल्कुल एक आइडियल प्रोजेक्टाइल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रैग और वो सारी चीज़ें नहीं हैं और इसकी स्पीड भी बड़ी कम है। फॉर हाई स्पीड्स ये मॉडल फिट नहीं आता। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। फॉर एग्जांपल अ वेल हिट होम रन बाय आइडियल थ्योरी विल ट्रैवल नियरली 750 फीट। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई बॉल है और मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं उसको जनाब फेंकता हूँ और उसके लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो कैलकुलेशन आती है कि जो 750 फीट जो है उसकी रेंज होगी। लेकिन रियलिटी में अगर आप ये सारी चीज़ें शामिल करें, ये लिफ्ट ड्यू टू स्पिन, एयर ड्रैग, विंड वगैरह, तो उसकी जो एक्चुअल जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 450 फीट। सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल पिंग पोंग बॉल, फिदर, पर जो होते हैं, फोम की बनी हुई बॉल वगैरह वगैरह, डू नॉट फिट द आइडियल मॉडल वेरी वेल। ये आइडियल मॉडल को फिट नहीं होते उसमें, क्योंकि इनका मैस बहुत कम होता है, ठीक है, और इन पर जो एयर ड्रैग वगैरह होती है उसका असर ज़्यादा होता है, इस वजह से ये आइडियल मॉडल में फ़िट नहीं आते आम कंडीशन में भी। अच्छा जी, हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल हैं जिनको हमने यहाँ पर स्टडी करना है। तो जो पहला प्रोजेक्टाइल है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको फेंकते वक्त आप किसी हाइट से फेंकें उसको, और फेंकते वक्त उसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो। जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट, बाद में दोनों आ गए। तो इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो Vx कांस्टेंट रहेगा।
एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो सिंपली हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा, y इज़ इक्वल टू VI/T प्लस हाफ GT²। चूँकि शुरू में स्टार्ट में जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है वो नहीं था, सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू हाफ GT²। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अभी हम इसका टाइम पीरियड और रेंज वगैरह निकालते हैं। तो टाइम पीरियड इसका निकालते हैं जी पहले हम, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, हर प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होता है और रेंज का फार्मूला भी डिफरेंट होता है। अभी हम करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, y इज़ इक्वल टू VI/T प्लस हाफ GT²। ठीक है, याद रखें जब भी आपने टाइम कैलकुलेट करना है ना, हमेशा वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही है जो हमारे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे वापस लेकर आता है। दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो टाइम के साथ चेंज, वो इंडिपेंडेंट है टाइम से, लेकिन जो हमारा y कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम पीरियड y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन x कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जब भी हमारा प्रोजेक्टाइल ज़मीन पर वापस आता है वो हमेशा वेलोसिटी के y कंपोनेंट की वजह से आता है, वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वजह से वो ज़मीन पर नहीं आता। इसलिए जब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे वेलोसिटी का y कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू में आपने देखा कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो ज़ीरो था, तो y इज़ इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ GT²। ठीक है जी, तो जब ये ग्राउंड को टच करेगा दोबारा फिर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसलिए हमने वेलोसिटी के y कंपोनेंट को ज़ीरो रख लिया। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ, इसको हम h पुट कर लेते हैं y को, तो ये बन जाएगा T² इज़ इक्वल टू 2h/g, और अंडर रूट ले लें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा 2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अगर आपका प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल है, इस तरह का है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। अच्छा, अब रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज जो है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, Vx × T, रेंज को r से रिप्रेजेंट करें, Vx को एज इट इज़ रखें, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने निकाला ये आ गया जी हमारी रेंज, और ये आ गया। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि आपने बुक्स में पढ़ा है वो तो डिफरेंट है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बिल्कुल डिफरेंट है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए फार्मूले भी डिफरेंट होंगे, अगर आप किसी और प्रोजेक्टाइल के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूले भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, जिनको आपने याद रखना है। इफ़ टू पार्टिकल्स आर थ्रोन इन सच अ वे, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं और आपने इस तरह से थ्रो किए हैं, ये देखें, एक को आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐसे थ्रो किया है और दूसरे को आपने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, बताएं ग्राउंड पे कौन पहले पहुंचेगा। देखें, ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ आना ये किस वजह से होता है, वेलोसिटी के y कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो दोनों को जब आप एक को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और दूसरे को आप ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, तो दोनों का जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जब ज़मीन पर पहुंचेंगे दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन नेट वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि नेट वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज़ होती हैं। नेट वेलोसिटी जो होती है ये हमारे पास होगी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। दोनों का जो y कंपोनेंट है वो सेम है, लेकिन दोनों का x कंपोनेंट डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है इसका x कंपोनेंट है, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट नहीं है। दोनों की नेट वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, सेम है। अब ज़मीन पर पहुंचना या जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे, x पे नहीं। सो दोनों जब ज़मीन पर पहुंचेंगे तो ये वेलोसिटी के y कंपोनेंट सेम होने की वजह से सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन दोनों की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद इफ़ पार्टिकल्स आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटीज़ बट डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर आप ऐसा करें कि आप पार्टिकल्स को थ्रो करें, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट हो, लाइक
कोई इधर को जा रहा है, कोई आप इधर को फेंकें, किसी को इधर को फेंकें, किसी को इधर को फेंकें, किसी को। अच्छा, अब क्या होगा, सबको आपने शुरू में एक वेलोसिटी दी, जब ये ग्राउंड पे वापस आएंगे इनकी वेलोसिटी फिर सेम होगी, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, सेम, लेकिन सबका टाइम डिफरेंट होगा, सब डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे क्योंकि सब की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और सबको आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास है जी ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरह से होता है, जब हम इसको थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल विद सम इनिशियल एंगल विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो वही है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, t = 2vi sin θ/g। ठीक है, इस तरह से इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है v² sin² θ/g। ठीक है जी, हाइट वेरीज विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हाइट जो है आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाइट वेरीज विद इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेम प्रोजेक्शन एंगल्स। अगर आप इस एंगल को सेम रखें और g तो कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी तब्दील होने से, इनिशियल वेलोसिटी तब्दील होने से हाइट भी तब्दील हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर दो प्रोजेक्टाइल हों, ठीक है जी, एक मेरे पास ये देखें, एक मेरे पास ब्लैक प्रोजेक्टाइल है और एक रेड प्रोजेक्टाइल है। ब्लैक प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है फ़र्ज़ कर लें वो 5 मीटर पर सेकंड है, और जो रेड वाला है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है फ़र्ज़ कर लें 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी हाइट भी ज़्यादा है। इसका मतलब है, लेकिन दोनों का जो इनिशियल एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब है कि दो प्रोजेक्टाइल को अगर आप थ्रो करें और दोनों का इनिशियल एंगल सेम हो तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, हाइट इज़ मैक्सिमम फॉर θ = 90। यहाँ थीटा अगर आप 90 पुट करें तो हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम हाइट जो है ये हमारे पास होगी vi² sin 91 हो जाएगा /g। तो ये तो हो गया जी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट। आप देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट और जो रेंज है इनके फार्मूले डिफरेंट तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मिनिमम। यानी कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, हमारा प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर होता है इस जगह पर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मिनिमम। कौन सी वेलोसिटी, vy। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम। ठीक है, तो जब हम उसको थ्रो करते हैं स्टार्ट में इस जगह पर, तो इस जगह पर उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर मैक्सिमम होती है। इफ़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ चेंज फ्रॉम थीटा 90 to 90 - थीटा, द रेंज विल रिमेन अनचेंज। यानी कि अगर आप थीटा को इस तरह से चेंज करें, मेरे पास थीटा है 60, अगर आप इसको 90 - थीटा करें, यानी कि आप 90 - थीटा, यानी कि आप 90 - 60 करें, तो आंसर क्या आएगा, 30। इन दोनों एंगल्स पर रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि अगर आप थीटा को इस तरह से चेंज करें कि 90 में से, पहले आपके पास है थीटा और फिर आप उसको 90 में से माइनस करके एक नया एंगल ले आएँ, तो दोनों एंगल्स पर रेंज क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद रेंज विल बी सेम फॉर एंगल्स थीटा प्लस, यानी कि आप अपने एंगल में 45 ऐड करें। ठीक है, 45 के एंगल में आप कुछ भी ऐड करें। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमने इसको उलट कर दिया। 45 में आप कुछ भी ऐड करें, 45 में आप कुछ भी ऐड करें, जो आपने ऐड किया है उसी को माइनस करें, तो एंगल्स क्या होंगे,
जो नए दो एंगल्स आएंगे उन पर रेंज सेम होगी। ठीक है, रेंज एंड हाइट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। रेंज और हाइट को हम इस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री रेंज एंड हाइट आर इक्वल। 76 डिग्री पे रेंज और हाइट क्या हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 रेंज एंड हाइट आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अगर थीटा 45 हो, यानी कि आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते वक्त 45 का एंगल बनाएं, तो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो उसकी हाइट से 4 गुना होती है। रेंज मैक्सिमम होती है इस एंगल पर, और वो जो मैक्सिमम रेंज होती है ना, मैक्सिमम रेंज ये 4 टाइम्स उसकी हाइट के बराबर होती है। इन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज होते हैं। कांस्टेंट से मतलब अच्छा, यहाँ पर एक फ़र्क करना है आपने कांस्टेंट में और कंजर्व में। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व तो होते हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं होते, यानी उनकी वैल्यू बदल सकती है। एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और वो ज़ीरो नहीं होता। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है ये मिनिमम हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूरी फ्लाइट में मौजूद होता है और वो कांस्टेंट होता है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ 180 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की और एक्सेलरेशन होता है, उनमें एंगल जो है वो 180 बन जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा जो एक्सेलरेशन है, ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये देखें, इस पॉइंट पर इसके अंदर जो वेलोसिटीज़ हैं ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। यहाँ पहुँचकर ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है और ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है और ये हमारी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एंगल 180 बनता है। और इसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, फर्दर फिर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही हो जाता है और एक्स कंपोनेंट यहाँ हो जाता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, एक वो स्लाइड में कुछ चीज़ें रह गई हमारी जी। द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ 25% ऑफ द रेंज व्हेन प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम रेंज। यानी कि अगर रेंज मैक्सिमम होगी, अगर रेंज मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये जो हाइट है ये रेंज का 25% होगी। यानी कि मैक्सिमम रेंज इज़ इक्वल टू 4h। तो हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4, तो हाइट जो है, हाइट इज़ 25% ऑफ रेंज। अगर रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट जो है वो रेंज का 25% होगी इस रिलेशन के मुताबिक। क्लियर हो गया जी? तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।